तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायोट सेवर्ट्स लॉ हमारा क्या कहता है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में इसका क्या महत्व है। तो ये बायोट सेवर्ट्स लॉ जो है ये हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ताकत कितना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब कोई कंडक्टर करंट को कैरी कर रहा है। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रखा है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब कोई हमारा कंडक्टर जो है करंट को कैरी कर रहा है। तो यही बायोट सेवर्ट्स लॉ जो है ये हमें बताता है। इसके बारे में मैं आपको और भी आगे कुछ फैक्ट बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये हमारा कोई कंडक्टर है जो कि करंट आई कैरी करके रखा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे पता करना है, इस P पॉइंट पर मुझे पता करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पता करने के लिए मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चूज कर लेता हूँ और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ के लिए पता करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वह एंगल थीटा है और इसकी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह आर वेक्टर है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रहा है वह कोई डीवी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बी था और ये जो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ का लेंथ है इसे मैं मान लेता हूँ कि इसका लेंथ dl वेक्टर है। तो हमारा यहाँ पर dB, यहाँ पर मुझे पता करना है कि इस dB का वैल्यू कितना होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि dB क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dl के। हम जितना बड़ा लेंथ यहाँ पर चूज करेंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dl के। उसके बाद और क्या होगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। जितना ज़्यादा करंट का हम फ्लो कराएंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। फिर क्या होगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। ये एंगल के हिसाब से हमने लिख रखा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। फिर क्या होगा, dB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। देख रहे हैं आप, ये जो दूरी जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, dB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कर दिया। तो अब इस फॉर्मूला को मैं अगर इन सभी चीज़ों को मैं मिला दूँ तो क्या मेरे पास बन जाता है, मेरे पास बन जाएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास निकल कर चला आया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट लेकर आना होगा। तो मैं लिख देता हूं dB इज इक्वल टू के कांस्टेंट मैं लेकर आ गया आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है, दूरी है, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी है, डिस्टेंस है। तो मैं ये लेकर आ गया। इस k का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, तो इस k का वैल्यू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये होगा म्यू नॉट हमारा क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि म्यू नॉट जो है हमारा परमिएबिलिटी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। इसको नीचे लिख देता हूँ कि आपको दिखाई दे, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो देखिए ये मेरा फॉर्मूला निकल कर यहाँ पर आ गया है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर
मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। इस म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हमें पता होता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि परमेबिलिटी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो जगह है उस जगह का, उस स्पेस का क्या क्वालिटी है मैग्नेटिक फील्ड को पास कराने में। तो अगर ये इस जगह में हमारा वैक्यूम है तो वैक्यूम के हिसाब से, अगर ये हमारा यहाँ से यहाँ का जो जगह है यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, तो वैक्यूम के हिसाब से म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 हो जाता है। मैं यूनिट लिख देता हूँ, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। मैं किसके लिए ये बात बोला हूँ, इन वैक्यूम के लिए मैं यह बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है कि हम लोग किस प्रकार से बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अनुसार किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का हम लोग पता लगा सकते हैं। अब इसको मैं चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। वेक्टर फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I dl वेक्टर इंटू R वेक्टर। ऊपर में देखिए मैं R लेकर आ गया हूँ, वेक्टर क्रॉस साइन ला दिया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ला दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो डीएल वेक्टर ऊपर में मैंने आर वेक्टर लेकर चलाया है, तो नीचे में मैं क्या कर देता हूँ, आर क्यूब कर देता हूँ, आर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये जो मैंने डीबी निकाला है, ये जो मैंने डीबी निकाला है, यह स्मॉल वैल्यू में हमने निकाला है। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी वेक्टर। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या निकल कर आएगा, म्यू नॉट 4 पाई, ये के का जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, वह तो बाहर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट 4 पाई को बाहर लिख देता हूँ, के का वैल्यू को। अंतर में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल वेक्टर, इसी के अनुसार देखेंगे, इसी फॉर्मूला के अनुसार देखेंगे, क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये हमारा यहाँ से पता चल जा रहा है कि हमारा आर क्या होगा। मैं इसको फिर से एक बार साफ तरीके से लिख देता हूँ। कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये मिक्स ना हो जाए ऊपर नीचे। तो मैं फिर से लिख देता हूँ बी वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी वेक्टर, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो इसमें म्यू नॉट 4 पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, म्यू नॉट 4 पाई बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पता चल गया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो बिना वेक्टर फॉर्म में इसका भी मैं लिख सकता हूँ कि बी वेक्टर इज इक्वल, बी वेक्टर हटा देता हूँ, मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, केवल स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, के का वैल्यू अगर मैं म्यू नॉट 4 पाई रख दूँ तो म्यू नॉट 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर
कितना होगा और किस प्रकार से निकलेगा। तो एक चीज ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें कौन बता रहा है, बायोट सेवर्ट्स लॉ बता रहा है। फिर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक चैप्टर की ओर जाते हैं, वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमें कौन बता रहा था, कूलम्स लॉ बता रहा था। तो चलते हैं थोड़ा सा एक कंपेरिजन देख लेते हैं। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना हुआ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यह कौन बता रहा है, यह बता रहा है बायोट सेवर्ट्स लॉ बता रहा है। वहीं पर कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, कूलम्स लॉ कह रहा है किसी चार्ज के कारण जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगा वह क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मिलेगा। जहां पर K का मान, अगर K का मान क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या क्या सिमिलरिटी है, 4 पाई का सिमिलरिटी है। फिर उसके बाद आर स्क्वायर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होते जा रहा है, घटता जा रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का मैं क्या बात कर रहा हूँ, दोनों का ही स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ताकत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कौन हमें दिया था, ये हमें कूलम्स ने दिया था, तो इसीलिए हम इसका क्या नाम रखते हैं, कूलम्स लॉ इसका हम नाम रखते हैं। तो चलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन बायोट सेवर्ट्स लॉ का कहाँ कहाँ पर हमें इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके सिलेबस के टॉपिक में है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो कि करंट को कैरी कर रहा है। तो किसी भी वायर की किसी भी जगह के करंट के कैरी करने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को निकालने के लिए यह बात तो क्लियर हो चुका है कि हमें बायोट सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन में हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होने वाला है। तो मैं फिर से ले लेता हूँ, एक कंडक्टर ले लेता हूँ जो कि इन्फिनिटली लॉन्ग है, काफ़ी लंबा है, और इस कंडक्टर के इस पॉइंट पर मुझे पता करना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो इस पॉइंट की जो दूरी है वह इस कंडक्टर से x दूरी पर स्थित है, और इस कंडक्टर से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह मैं मान लेता हूँ कि θ2 बन रहा है। वहीं पर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह θ1 बन रहा है। तो इतने बड़े आकार का हमें निकालना तो आसान नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि छोटा पार्ट ले लेता हूँ सबसे पहले, जैसा कि मैंने बायोट सेवर्ट्स लॉ के अनुसार किया है। तो एक छोटा पार्ट ले लेता हूँ। इस छोटे पार्ट का जो डिस्टेंस मैंने लिया है वह dl लिया है, और इस O पॉइंट से, मिड पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है वह L डिस्टेंस की दूरी है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का मैं बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एंगल बन रहा है वो मैं मान लेता हूँ कि एंगल थीटा बन रहा है। और ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं मान लेता हूँ कि एंगल फाई बन रहा है।
तो चलिए शुरू करते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का प्रोसेस। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अनुसार हमें मालूम है कि dB इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन। अब चूंकि यहाँ पर मैंने क्या रखा है, फाई एंगल चूज करके रखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन फाई डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह मैं r दूरी मान लेता हूँ, तो r स्क्वायर। तो ये मुझे निकल कर आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, सभी पार्ट को कुछ नाम दे देता हूँ। तो इस पॉइंट का तो मैंने नाम O रख दिया है, इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूँ C, और ये पॉइंट मेरा P तो है। तो चलिए अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल POC। तो ट्रायंगल POC में देखते हैं। तो ट्रायंगल POC में हमारा क्या हो रहा है, साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, x बाई आर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो गया है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। इधर से देखेंगे, इधर से इस ओर देखेंगे, तो ये साइन फाई हो गया। और वहीं अगर इस साइड से हम देखें, थीटा के तरफ से देखें, तो ये हमें क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो इससे हमें क्या निकलता है, इससे हमें निकलता है r इज इक्वल टू एक्स बाई कॉस थीटा निकल जाता है। तो मैं यह r का वैल्यू निकाल लिया हूं। यहाँ पर क्या है हमारा, r इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा हमारा यहाँ पर निकल गया है। तो अब हम इसके लिए tan का इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर मैं लिखूं tan साई टोटल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, तो हमारा क्या होगा, L ये हमारा क्या है, बेस है, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको ले लूँ, अगर इसको मैं बेस मान लूँ और इसको मैं परपेंडिकुलर मान लूँ, तो मेरे पास जिस तरीके से आप देखें तो कुछ यह L बाई एक्स निकल कर आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, dl इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैंने क्या किया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। बेसिकली मैंने यह tan फाई का जो मैंने वैल्यू लिया है L बाई एक्स, कुछ इस तरीके से सोच के लिया है कि मैं L का वैल्यू निकाल सकूं। तो मैं L का वैल्यू निकालने के लिए L इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा कर दिया, और उसके बाद मैंने dl कर दिया। क्योंकि हमें यहाँ पर dl का ही इस्तेमाल होने वाला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर dl निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। मैं इक्वेशन का नाम रख देता हूँ। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, और ये मेरा बन गया है इक्वेशन नंबर 4। तो मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2, 3 and 4 इन इक्वेशन 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों इक्वेशन को इस इक्वेशन में लाकर डाल देता हूं। तो क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई
थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ कि आप आसानी से देख पाएँ। म्यू नॉट 4 पाई आई एक्स, ये डीएल का वैल्यू मैंने डाला, डीएल का वैल्यू आई तो मेरा वैसा ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और मैंने क्या किया है, इस साइन थीटा साइन फाई को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कॉस थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरा, एक्स बाई आर है। तो मैं इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, यह कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर इससे कटकर क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो मैंने इसको कॉस के टर्म में लाकर रख दिया है। तो अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या निकल कर आएगा, हमें निकल कर आएगा म्यू नॉट 4 पाई आई, ये मैंने सेक स्क्वायर थीटा और इन सभी को मैंने सॉल्व किया, तो आएगा कॉस थीटा डी थीटा बाई एक्स। कुछ इस प्रकार से मुझे निकल कर आ गया है। आगे की ओर चलते हैं। तो अब इस dB को हम क्या कर लेते हैं, b बना लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, तो लिमिट लगा देता हूँ माइनस θ1 से θ2। देख रहे हैं आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एंगल मैंने θ1 रखा है, ये एंगल मैंने θ2 रखा है। तो अगर मैं कुछ इस प्रकार से मान लूँ कि ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा निगेटिव है, तो इसके नीचे ये वाला पार्ट क्या हो गया, निगेटिव पार्ट हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ लिमिट लगाकर माइनस θ1 से θ2 तक। तो इसको इंटीग्रेट करता हूँ लिमिट लगाकर, तो हमें क्या वैल्यू निकल कर आएगा, मुझे जो वैल्यू निकल कर आएगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस θ1 से θ2। समझ चुके हैं आप कि मैंने माइनस θ1 से θ2 कैसे लिखा, लिमिट कैसे लिखा लगाया। तो कॉस थीटा डी थीटा, ये मुझे निकल कर चला आएगा। तो इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा, तो पूरा सॉल्व होने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो कुछ इस प्रकार से यह सॉल्व होकर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ये हम लोगों का जो कंडक्टर है यह क्या है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है, बहुत ही लंबा है। तो बहुत ही लंबा है, तो किसी भी पार्ट पर हम देखेंगे तो हमको हमेशा ये क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा यहाँ का एंगल। इधर से मैंने देखा तो θ1 θ2 मिला, इधर से मैं देखूंगा तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ चूंकि
वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसीलिए इनफाइनाइटली लॉन्ग, देन θ1 एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री को मैं लिख देता हूँ π/2। तो मैंने θ1 θ2 को क्या ले लिया, π/2 ले लिया। तो फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो यह इक्वेशन हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, b इज इक्वल टू μ0I 4πx। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू b इज इक्वल टू μ0 4π 2I/x। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा यह इक्वेशन निकल कर तैयार हो चुका है कि अगर कोई कंडक्टर इन्फिनाइटली लॉन्ग है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वह कितना होगा, वह इतना होगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देंगे तो हमारा वैसे कंडीशन में क्या होगा और किस तरह का फोर्स जो है हमारा लगेगा। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया है। कोई रेक्टेंगुलर कॉइल ले रखा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इसका बीचों बीच भाग में डिस्क्राइब कर देता हूं। कुछ इस प्रकार से है। इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसका स्ट्रेंथ B वेक्टर है। इस पर्टिकुलर एरिया पर मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर एक फोर्स एराइज होगा, एक फोर्स यहाँ पर एराइज होगा, एक फोर्स हमारा यहाँ पर एराइज होगा। तो मैं नाम लिख देता हूँ, इस फोर्स का नाम लिख देता हूँ F4, इसका नाम लिख देता हूँ F3। फिर यहाँ पर भी मुझे फोर्स मिलेगा, इसका नाम देता हूँ F2। सभी वेक्टर फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा होगा उसको भी नाम दे देता हूँ F1। ये करंट, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है ये क्या कर रहा है, करंट को कैरी करके रख रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि करंट I जो है इसने कैरी करके रखा है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या कंडीशन होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फोर्स को जब एक्सपीरियंस करेगा, अगर इस तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल हो तो इसका हर एक साइड क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा, यह कॉइल जो है वह रोटेट करने लगेगा। जी हाँ, यह कॉइल क्या होने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, क्योंकि सभी जगह तो एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है, सब जगह अलग अलग तरह का मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो यह इसको कंपनसेट करने के लिए, अपने आप को बराबर करने के लिए यह कॉइल क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो जैसे ही मूव करने लगेगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टॉर्क जनरेट होने लगेगा। तो टॉर्क जनरेट होने लगेगा, तो जैसे कि मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहले मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, P पॉइंट, इसका नाम मैं दे देता हूँ, इस कोना का P और इस कोना का नाम दे देता हूँ Q। तो इस PQ पॉइंट पर हमारा क्या फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन PQ। देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ गया,
ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर पर हमारा क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, मैं इसको F1 ले लेता हूँ। ऐसे कंडीशन में हमारा यहाँ पर फोर्स लगेगा I इंटू PQ वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ I, PQ का मान हमने क्या रखा है, यहाँ से यहाँ तक का मान अगर मैं L डिस्टेंस मान लूँ तो मैं लिख देता हूँ L, और B साइन, क्योंकि यह तो स्ट्रेट वायर है तो हम 90 डिग्री में लेंगे, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। तो मैं लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मैं आसानी से लिख देता हूँ आई एल बी। एल क्या है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एल जो है यहाँ से यहाँ तक का इस कॉइल का एक साइड का डिस्टेंस है, रेक्टेंगुलर कॉइल का एक साइड का क्या है, डिस्टेंस है। तो इस तरीके से मुझे फोर्स मालूम चल गया। मैं चाहूँ तो इसी प्रकार से किसी QR साइड में अगर यह R कोना हुआ तो इस QR साइड में भी मैं फोर्स मालूम कर सकता हूँ। तो QR साइड में अगर मैं फोर्स को F2 ले लूँ तो F2 क्या हो जाएगा हमारा, I इंटू QR वेक्टर इंटू B वेक्टर। अब ये इसकी चौड़ाई जो है वो मैं मान लेता हूँ कि इसकी चौड़ाई जो है वह कितनी है, B है। ठीक है, लेंथ यह हो गया, ब्रेथ यह हो गया, ये लंबाई हो गई, और यह क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ये रेक्टेंगुलर है, मैंने थोड़ा तिरछा करके बनाया है क्योंकि यह डायनेमिक्स में दिखे कि यह क्या हो रहा है, घूम रहा है, रोटेटिंग में है, इसलिए थोड़ा मैंने तिरछा करके बनाया। मैं चाहूँ तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करने में फिर ये एंगल वगैरह रिप्रेजेंट करने में मुझे कठिनाई होती। तो यह मेरा लेंथ है और यह मेरा ब्रेथ है इस रेक्टेंगुलर कॉइल का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ QR का क्या डिस्टेंस है, B डिस्टेंस मैंने लिखा है, तो मेरा हो जाएगा IB। ठीक है, यहाँ पर B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, और यह B क्या है, यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। इसी तरीके से मैं F3 भी लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का फिर से हमारा क्या हो जाएगा, F3 इज इक्वल टू ILB हो जाएगा। फिर मैं F4 भी लिख सकता हूँ, F4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फिर IBB हो जाएगा। क्योंकि यह डिस्टेंस बराबर है, यह डिस्टेंस बराबर है, तो मैंने आसानी से लिख दिया। ओके, क्लियर दिख रहा होगा। तो टोटल फोर्स मैं निकाल सकता हूँ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अब मुझे क्या हो रहा है, इन फोर्स के कारण मैंने आपको बताया कि यह कॉइल जो है वह रोटेट करने लग रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर टॉर्क जनरेट हो रहा है। तो टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो टॉर्क जनरेट के लिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। तो फोर्स हमारा टोटल फोर्स अगर मैं मान लूँ, किसी पर्टिकुलर को लेकर अगर चलूँ, केवल L डिस्टेंस को लेकर चलूँ, किसी इसी पार्ट को अगर लेकर चलूँ, तो BIL इंटू B कॉस थीटा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, देखिए यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। तो यानी कि क्या हो गया, यह एरिया पर चला आया, BIA कॉस थीटा। ओके, तो क्या हो गया, BIA कॉस थीटा हो गया। मैं इसको लिख सकता हूं। तो यहां पर मुझे यह टॉर्क जो है निकल कर चला आया। तो ये मैंने किसी एक टॉर्क को लिया है। अगर हमारे पास जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ लूप है, नंबर ऑफ टर्न है, तो हमारे पास ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या हो जाएगा, एंटी नॉट हो जाएगा। तो मैं फिर से इसको लिख सकता हूँ BINA
cos थीटा। ओके, तो आपने सीखा कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ किसको हम कहते हैं और बायोट-सैवर्ट्स लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आपने देखा कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ के मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। फिर आपने यह भी देखा कि अगर किसी स्टेट कंडक्टर को हम रखें तो हमें किसी पर्टिकुलर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वहीं पर अगर मैं रेक्टेंगुलर कॉइल को रख दूं तो वह रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करने लगेगा तो यानी कि वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हमारा किस प्रकार से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यह भी चीजें आपने यहाँ पर सीखी। ओके, तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया हूँ कि चूंकि हमारा फोर्स अपर और लोअर साइड पर इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन का लग रहा है। देख रहे हैं आप, अपोजिट डायरेक्शन का लग रहा है। और उसी तरह से साइड बाय साइड की भी बात करूं तो यहाँ पर भी जो हमारा फोर्स लग रहा है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसीलिए हमें क्या होगा, उस रेक्टेंगुलर कॉइल पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। हमें क्या मिलेगा, उस रेक्टेंगुलर कॉइल पर टॉर्क मिलेगा। तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अपर एंड लोअर साइड आर इक्वल एंड अपोजिट and force on side is also equal and opposite, hence the rectangular coil experience a torque। तो मैंने इस टॉर्क को यहाँ पर निकाल लिया है कि हमारा किस तरीके से यह टॉर्क होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए